नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। आज मैं आपके लिए शिवानी जी की एक कहानी दो स्मृति चिन्ह सुनाने वाली हूँ। तो प्रस्तुत है दो स्मृति चिन्ह। बिंदु की आंखों में नींद नहीं थी। उसने बड़ी अलग से गहरी नींद में डूबे अपने पति को निहारा। नींद में उसका चेहरा किसी निर्दोष भोले बालक सा ही लग रहा था। बालों का एक फुग्गा हवा में उड़ उड़ कर चेहरे पर झुका आ रहा था। धीरे से बिंदु ने गुच्छे को सहलाकर पीछे किया तो दिवेश जग गया। अम्मा सोने दो यार, कहकर वो फिर करवट लेकर सो गया। बिंदु को हंसी आ गई। कैसे नींद है, बाप रे बाप। उसकी तो आंखें नहीं लगी थी। लगती भी कैसे। एक लंबी सांस खींचकर उसने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। कितनी बदल गई थी इंदु। बात बात पर रोने वाली दुबली पतली इंदु को वो आज कहीं भीड़ भाड़ में देखती तो शायद पहचान भी न पाती। कल ही तो उसकी चिट्ठी आई थी। ये तो अच्छा था कि दिन रात बाहर घूमने वाले फक्कड़ युगल दंपत्ति उस दिन घर पर ही थे। कहीं इधर उधर गए होते तो शायद इंदु की ट्रेन ही निकल जाती। 8 वर्षों से बिछुड़ी बहन को क्या वो फिर देख पाती। उसकी आंखें बार बार भरी आ रही थी। बाबूजी, सगी माँ, पांचों बहनों ने तो उसे दूध की मक्खी की समझ दूर पे फेंक दिया था। वो मरी है या जिंदा, क्या कभी किसी ने खोज खबर ली थी। कभी बड़ी दी के लड़के का विवाह हुआ, दूर से आत्मीय स्वजनों को भी साड़ी बांटी गई, पर सगी बहन को तो अक्षर पूरे निमंत्रण के भी नहीं भेज सकी। बचली दीदी तो उसे बुला सकती थी। उनकी तो दोनों देवरानियां विजातीय थीं, एक पंजाबी दूसरी बंगाली, पर उन्होंने भी पुत्र के जनेऊ का निमंत्रण नहीं भेजा। तीसरी बहन तो पति के साथ विलायत भी घूम आई थी, पर 8 वर्ष पहले अपनी सहेली के भाई से अंतर्जातीय प्रेम विवाह करने वाली बिंदु को क्षमा नहीं कर सकी। मायके से उस दक्ष कन्या की स्मृति पर कोलतार की झाड़ू फेर कर रख दी थी। बरेली वाली मामी ही उसे सारी खबरें देती रहती। मायके रिश्ते में एक स्नेही मामी का ही क्षीण सूत्र उसके आंचल में बंधा रह गया था। मामी को भी जीभ का कैंसर हो गया था और वो धागा भी कभी टूट सकता था। फिर अचानक इंदु की वो प्यारी सी चिट्ठी आ गई थी। उसकी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन, उसका विवाह हो गया है, ये सूचना मामी ने तो दी, पर वो पति से छिपकर एकांत में खूब रोई थी। कितनी सुंदर थी इंदु, और सड़े से क्लर्क से ब्याह दी गई। इंदु के विवाह में तुझे बुलाने को मैंने तेरी माँ को पटा लिया था, पर तेरे दुर्वासा से बाबूजी ने तो मुझे चीर कर रख दिया। मामी ने लिखा था, बोले खबरदार जो उस कुलबोरनी को बुलाया। हमारे लिए तो वो मर खप गई है। ब्राह्मण की बेटी बनिए की बहू बनने गई हो तो कहो वहीं बनी रहे। ये ठीक था तो उसने पारंपरिक श्रृंखला को चूर कर देवेश जालन से विवाह किया, पर क्या वो सुखी नहीं थी। ईश्वर का वैभव, पति की ऊंची नौकरी, नौकर चाकर, मोटर, फ्रिज, सब उसके करतल पर धरे थे। ऐसा सुख क्या उसे अपने समाज में मिलता। पर फिर भी एक अदृश्य कांटे की चुभन रह रह कर क्यों सालती रहती थी। क्यों वो उस कांटे का सिरा खींचकर नहीं निकाल फेंकती। उस कांटे की उस विधाता भी नहीं निकाल सकता था। ये कांटा है विशैला कोखरू कंटक, अपने समाज अपनी संस्कृति की स्मृति का कांटा। इंदु की शादी में तीनों मामियाँ आई होंगी। छुआरे, किशमिश डली, पहाड़ी सोंठ काट के कठौते में भरी उसी आले पर धरी छलकती होगी जहाँ मछली दी के ब्याह की सोंठ धरी गई थी, और जहाँ से उसने इंदुली को 4 पैर टेक घोड़ा बना सवारी कर कांसे का कटोरा भरकर सोंठ चुराई थी। फिर दोनों बहनें पिछवाड़े के दालान में छिप गई थी। कटोरा 2 चटोरी जिवाओं से मलमल कर पल भर में चिमका दिया था। कभी कभी तो पड़ोस की हिरोली ईसाइन अम्मा की आंखें बचा दोनों बहनों को अपनी लेगहॉर्न मुर्गी का बड़ा सा अंडा दे तसला भर आटा मांग कर ले जाती। दोनों फिर हिरोली के यहाँ एक जंग लगे सार्डिन के टीन में अंडा उबाल तिमिल के वृक्ष की घनी छाया में दुबक जाती। उस वृक्ष की उदास छाया में ऐसा अनेक बार अखाद्य मलेच्छ सामग्रियों के बंटवारे होते रहते थे। बहन की निगरानी में सार्डिन टीन की तीखी धार में उबले अंडे को समान भाग में विभक्त कर उसमें नमक लेकर आने तक न खाने की विद्या कसम दिला बिंदु लौटती तो दोनों कटे भागों की पिलौंदी संदिग्ध अवस्था में नुची मिलती। स्पष्ट रहता कि उसकी अनुपस्थिति में छोटी बहन की लोलुप जिवा धैर्य को लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी है। पिलौंदी खाकर तूने फिर से हाथ में बैठाई। इंदुली खा विद्या कसम। बिंदु कहती, विद्या कसम। इंदुली कसम खाने को अपने रसीले अधर दय फैलाती और नन्ही जीभ की नोक पे लगी जर्दी में बिंदु को त्रैलोक दर्शन हो जाते। फिर तो खूब छोटा पकड़ा पकड़ी होती। ऐसे ही झपट जलेबी आने पर भी होती रहती। बाबूजी कभी कभी कचहरी से जलेबी का दोना ले आते। आले पर धरकर हाथ मुंह धोने जाते तो इंदुली चुपचाप आकर किसी वैम्पायर की भांति जलेबियों का रस समुद्र पल भर में सोख कर बड़ी बहन के लिए जलेबियों का अस्थि पंजर मात्र छोड़ जाती। पर बिंदु बहन की भांति नासमझ और लालची नहीं थी।
वो अंग्रेज़ी भक्त स्कूल में पढ़ी थी। इसी से उसकी चाल ढाल आचार व्यवहार में सुघड़ तरीका था। उसके मामा अंग्रेज़ी स्कूल में क्लर्क थे और उन्हीं की कृपा से उसने बिना फीस दिए ही सीनियर कैम्ब्रिज पास कर लिया था। छुट्टियों में घर आती तो फर्राटे से अंग्रेज़ी बोलने वाली अपनी बिटिया को देखकर बाबूजी खिल उठते। आ गई हमारी अंग्रेज़ बिटिया, अब अपनी इस गंवार बहन को भी अंग्रेज़ी बोलना सिखा दे। इसे तो पास पड़ोस के कच्चे सेब खुबानी चुराने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इंदुली बिदक जाती, हमें नहीं सीखनी अंग्रेज़ी, ज़रा सप्तमी में लता और रात के रूप बता दे नांदी तो हम भी जाने। वो बड़े गर्व से हिल हिल कर लता के रूप याद करने लगती। संक्रांति को अम्मा गुड़ डाले आटे से गुलगुले, दाल तलवार और फूलों बनाकर घी में तलती। घी में पकते मीठे पकवानों की सुगंध पूरे चौके में फैल जाती। फिर दोनों बहनें बड़े यत्न से उन पकवानों को गूंथ माला बनाती। अनुपस्थित बहनों के नाम की, एक बड़ी दी की, दो उनके बच्चों की, फिर छोटी मझली दी की, उनके बच्चों की, मझली दी और उनकी पुत्री की, अंत में स्वयं अपनी। इंदुली फिर बड़ी बेईमानी से सबसे बड़ी तलवार, गुझिया और संतरा सब अपनी माला में गूंज लेती और सुबह उठकर दोनों छत पर चढ़कर एक एक पकवान का टुकड़ा कौवे को दिखा दिखा बुलाती। ले कौवा फूलो, मैं कह दिए भल भल फूलो, अरे कौवे ले फूलो और उसके बदले मुझे बढ़िया सा दूल्हा ला दे। कैसा अजीब पहाड़ी त्यौहार था वो, जब झुंड की झुंड लाल लाल गालों वाली स्वस्थ सुंदर पहाड़ी लड़कियां फूलों के पकवान शून्य आकाश में बिखेरती भविष्य के सजीले दूल्हे की कामना करती। युग युगांतर से कुमायूं का आकाश प्रत्येक उत्तरायण को ऐसे ही मधुर कलकंठ के काक आह्वान से मधुमय होता रहा है। आज भी होता होगा, पर कहाँ है अब वो आकाश। उस निर्मल आकाश में उड़ती हंस पलाका की पंक्ति से वो उड़कर दूर छुटक गई है। अब तो वो सोने के पिंजड़े में बंद मात्र राजा की मैना है। उसके ससुर कनाडा में टिम्बर के व्यापारी हैं। दोनों देवरों ने विदेशी युवतियों से विवाह कर लिया है। वह पति के साथ विदेश जाती और समुद्र तट पर इंद्रधनुषी छाते की छाया में दो दो ग्रह की कंचुकी और बित्ते भर के रंगीन बिकनी में आलू के पापड़ से सूख रही औंधी लेटी सास और देवरानियों को देखती तो सिहर उठती। पास ही कैनवस की कुर्सी पर मुंह में चुरुट लगाए ससुर बैठे रहते। उनका बचकाना सूप सर्टो, लाल पीली धारीदार कॉपीन और लाल नंगी पीठ देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो भारतीय हैं। वर्षों से विदेश के प्रवास में उनका रंग रूप भी विदेशी सांचे में ढल गया था। देवेश तो समुद्र को देखते ही कपड़े समुद्र तट पर पटक बच्चे सा किलकता कूद पड़ता, पर लाख समझाने पर भी सास ससुर की उपस्थिति में बिंदु ससुर कुल की सूर्य स्नान की परंपरा नहीं निभा पाती। मूर्खा सी खड़ी रहती। उसकी सास की उस पर विशेष कृपा थी। उन्हें विदेश में रहते रहते 20 वर्ष हो गए थे। इसी से भारत से ब्याह कर लाई गई इस सकुचाती सुंदरी पुत्र वधू के सलज्ज आचरण पर वो पहली ही बार मुग्ध हो गई थी। स्वयं उनकी पुत्री, जो भारत में शिक्षिता होने पर भी भारतीयता नहीं ग्रहण कर सकी, उसके लिए वो अब बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई थी। वो भारत के ही किसी प्रसिद्ध होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। उसी की मैत्री बिंदु को इस घर में लाई थी। सास की लाडली बहू थी बिंदु, पर वो बेचारी तो अब एक दूसरे के प्रकार के लाड़ के लिए तरसने लगी थी। मछली दी की सास का सा लाड़ दुलार रुष्टा शणे तुष्टा। एक दिन मायके आई 3 बच्चों की माँ मछली दी को नैनीताल के फ्लैट में बहनों के साथ आलू की टिकिया खाते देख लिया तो वहीं पर चीर कर धर दिया था। भैया कैसी सिर उघाड़े रंडियों से घूम रही है, क्यों इस चटोरपन के लिए मायके आती है तू बहू। मझली दी की हाथ की टिकिया नीचे गिर पड़ी, थर थर काँपने लगी बेचारी। पर उस सास ने 7 तोले की पचलड़ भी तो गड़वा दी थी मझली दी को। स्कूल के जलसे में उसी हाथ से सजी इंदुली को चांदी का बड़ा सा कप मिला था। बड़ी सी सफ़ेद रेशमी साड़ी पहन इंदु सरस्वती बनी थी। आज वही इंदु आ रही है। टोकरी भरकर उसने स्टेशन के लिए 3 ही बजे तैयार कर ली थी। 1 दर्जन उबले अंडे थे। जी भरकर जल्दी खाएगी इंदुली। गर्म गर्म जलेबियों का अंबार था। बस एक चीज़ नहीं मिल पाई थी। उसी चीज़ पर तो इंदुली ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रांत की इंदुली मर मिटती थी। हरी हरी अमिया। एक तो पहाड़ पर अमिया सदा ही मोती के मोल बिकती है। कभी छठे छमाए छठी नामकरण में दोनों बहनों को दुअन्नी चवन्नी का आर्थिक लाभ होता तो भागती सब्जी मार्केट। कभी कभी तो दोनों की सम्मिलित धनराशि एक ही अमिया जुटा पाती। फिर भी उसे छीलकर नमक चुपड़ बारी बारी से चाटा जाता। चाटने की क्रिया में भी दुष्टा इंदुली की जुहा में न जाने कैसी बत्तीसी हुआ थी। इंदुली बड़ी कुशलता से बत्तीसी अंकित अमिया का अंश छिपाकर बहन को थमाती, पर बिंदु दंत शब्द एक हंस देती। आज अमिया मिलती तो टोकरी भरकर ले आती। कोई बात नहीं, साथ में इंदुली का नन्हा सा पुत्र भी आ रहा है। उसके लिए कई मिल्क बार चॉकलेट रखना भी नहीं भूली थी बिंदु। स्वयं उसके कोई संतान नहीं थी। इसी से अनुभवहीना बिंदु
ये नहीं जानती थी कि 10 माह का भग्नीपुत्र एक साथ उतनी चॉकलेट नहीं पचा पाएगा। पति को लेकर स्टेशन पहुंची तो गाड़ी आ चुकी थी। वातानुकूलित डिब्बों में सफ़र करने का या अनभ्यस्त उसका अनाड़ी पति उसकी बहन को उन्हीं डिब्बों में ढूंढ रहा था, पर वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। वो जानती थी एक क्लर्क बिहाई गई उसकी बहन उसे किस श्रेणी में मिलेगी। हाथ में भारी टोकरी लटकाए वो इधर उधर देखती जा रही थी। कभी बक्सों का अंबार बनाए किसी पुलिस से टकरा जाती तो वो झुंझला उठती। एक प्रकार के रेलम पेलम में घुसपैठ का उसे अभ्यास नहीं था। जब कभी पति पत्नी किसी यात्रा पर जाते तो 2-3 नौकरों स्टेनो उनका रिजर्वेशन कराते। वो बढ़ती जा रही थी। ओ नांदी नांदी री, यहाँ हूँ मैं। एक खिड़की से कोहनी निकालकर रेशमी लाल हरी चूड़ियों भरी गोरी कलाई ने सिग्नल से चमकाया। ठीक वैसी ही उत्तेजित पुकार जैसी उस छत से मुर्दा या बारात दिख जाने पर खींच लेती। नांदी नांदी, यहाँ हूँ मैं। उसकी आंखें भर आई। खिड़की से वही प्यारा चेहरा बाहर निकल आया था। कितनी प्यारी हो गई थी छोकरी। लाल और खड़ग की धासी तीखी नाक, एकदम शहानी लग रही है तू तो रे इंदुली। बड़ी दिशा लटका आ गया है तुझ में। डिब्बे के यात्री आंखें फाड़ दोनों बहनों के विलन को देख रहे थे। एक थी दुबली पतली सलीके से पहनी गई साड़ी, विदेश का सिला कोट, हाथ में चौकोर बटुआ, कानों में हीरे के कर्णफूल, सिने जगत की जगमगाती तारिका सी द्युतिमान। दूसरी गोल मटोल गोरी लतर पतर, इधर उधर से खुली जा रही साड़ी, कमर से टिकाया गया गदबदा शिशु, चाल ढाल बोलचाल सब में नकद पहाड़ी लटका। ये मेरी नांदी है। एक सलज्ज मुस्कान से इंदुली ने बिंदु का परिचय करा। अपने गोल मटोल पति को आगे ढकेल दिया। अपनी 1 वर्ष की सर्वथा नई तोंद पर नीचे ढलकती पैंट को खींचकर उसने हाथ जोड़े। पत्नी को 3rd क्लास के डिब्बे के पास खड़ी देख आश्चर्य से देवेश भी न जाने कब आके खड़ा हो गया था। और ये तेरे जीजा हैं। बिंदु ने हंसकर बड़े स्वाभाविक ढंग से पति का परिचय कराया। आप लोग आज यहीं रुक जाइए ना, देवेश ने कहा। नहीं जी, इसी काशी एक्सप्रेस से हमें पहुंचना होगा। बड़ी ही गवारू मुद्रा में कंठ में अटके कफ के गोले को नथने भींचकर इंदुली के पति ने कंठ नली से स्वर सहित बाहर खींचकर 25 से थूक दिया और खंगार कर कहा, वैसे तो हमारे सेक्शन ऑफिसर पहाड़ी हैं पर बड़ा ख्याल रखते हैं, पर ड्यूटी इज़ ड्यूटी। माननीय भगनी पति के दंतस्थ सौ की मार बिंदु के लिए असह्य हो उठी। क्या देखा होगा बाबूजी ने इस भुस में? पेट संभालता हुआ वो फिर बोलने लगा, इंदु की बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, इसी से चिट्ठी डाल दी। बड़ा कष्ट हुआ आप लोगों को। 8 वर्ष बाद मिली दोनों बहनों ने मुंड रेलगाड़ी की खिड़की पर सेतु बनाकर आसपास खड़े फुसफुसाने लगे थे और किसी बकवास को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। क्या बड़े जीजा जी को सच में लकवा पार गया है? हाँ, बेचारे पहिया लगी कुर्सी पर दिन रात गों करते रहते हैं। और बड़ी दी तो कभी कभी उन पर बड़ी ज़्यादती कर देती, हाथ भी छोड़ देती है। सच? हाँ नांदी, इंदुली ने आंखें पोंछ ली। एक दिन पहिया लगी कुर्सी पर बिठा बड़ी दी अम्मा के चौके में ले आई। कितना ही कष्ट क्यों ना हो, अम्मा को देख बड़े जीजा अभी भी ठीक वैसे ही मगन हो उठते हैं। बिंदु ने आंसू घुटक लिए। बड़े जीजा अम्मा के सबसे लाडले दामाद थे, बस उन्होंने वहीं बैठे बैठे सब गीला कर दिया। असल में निचला धड़ सुन्न हो गया है। कुछ गो तो कर रहे थे बेचारे, पर अम्मा समझ नहीं पाई। इसी बड़ी दी आई तो आवा देकर रहा, 2 झापड़ धर दिए, बेचारे रोने लगे। दोनों बहनों की आंखें एक साथ भर आईं। बड़ी दी के शासन प्रिय स्वभाव के उन्हें विवाह के दिन से ही पक्षपात के असंख्य झटके दे दिए थे, पर गऊ से तरल जीजा दिन रात हंसते ही रहते। कितने उदार थे बड़े जीजा। होली आती उनकी गत बना देती थी। चुलबुली सालियाँ वे गाल पर कीचड़ गोबर कोलतार पेलती पोतती तो वो बड़े उत्साह से दूसरा गाल बढ़ा देते। बड़ी ही बुरी तरह वो झुंझला उठती। रेल के इंजन का सा चेहरा बना दिया मरियों ने, और इनके लड्डू फूट रहे हैं। कैसे छूटेगा ये रंग? लाओ तो कहीं से पेट्रोल तब तरासूंगी लंगूरी चेहरा। फिर तो बीसियों फटका तीखे पत्थरों के झामे शीशी भर पेट्रोल के साथ जीजा जी का चेहरा छील कर रख देती बड़ी दी। संध्या को बंद सवर का मलमल का कुर्ता और पैजामा पहन बड़े जीजा चेहरा रगड़े जाने की व्यथा को भुलाकर हंसते मुस्कुराते फिर ससुराल पहुंच जाते। पर यत्न से लगाया गया सेंट भी पेट्रोल की बदबू को नहीं छिपा पाता। मझिली दी भी हींग की छौंक देने में एक ही थी। देख रही इंदुली बिंदु रुई। बड़े जीजा आज कुमायूं मोटर यूनियन की बस का सा पेट्रोल छोड़ रहे हैं। बड़ी दी ने 1 गैलन पेट्रोल से नहलाया है इन्हें। ही हंसकर बड़े जीजा मछली दी से एक ऐसा अश्लील मजाक कर बैठते, बेचारी भाग जाती। इंदु बिंदु जीजा के हाथ से पहाड़ी गुजिया से भरा ठोंगा छीन लेती। कैसी कैसी डबल गुजिया रहती थी, सौंफ काली मिर्च और गुलाबी खोए से मेवे से ठसा ठस भरी खस्ता गुजिया। मुंह में धरो तो गलकर बताशा। हाय, कहाँ गए वे गुजिया बनाने वाले
और खिलाने वाले। पूरी गुजिया को मुंह में भरकर फूफा जी कहो तो 5 रुपया दूंगा, जीजा जी बड़े गर्व से घोषणा करते। फिर तो एक एक गुजिया मुंह में ठूस फूफा जी कहने के प्रयास में सुंदरी सालियाँ जीजा को थूक से भर देती। हंसी के फुहारों से घर भर जाता। बिंदु से कहते थे दिल की प्यारी, और इंदु थी उनकी लाल बेगम। सहसा प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिल की प्यारी और रेलगाड़ी की खिड़की से झांक रही लाल बेगम गहरी उदासी में डूब गई। पर अचानक दोनों की उदासी का बादल स्वयं ही छट गया। इंदुली का नन्हा पुत्र मौसी की लाई चॉकलेट को हाथ से मसल पूरे चेहरे पर पोत रहा था। देखो नांदी इस बंदर को, न जाने क्या सोचकर नन्हे बंदर ने एकदम अपरिचित सुदर्शन नए मौसा की ओर हाथ फैला दिया। आ कहे बिंदु ने उसे गोद में उठा लिया, पर वो बार बार देवेश की गोद में जाने को मचल रहा था। मत देना नांदी, उनके कपड़े सान देगा, इंदु ने कहा। पर तब तक 2 नन्ही हथेलियों की 10 उंगलियों की मोहर का ठप्पा देवेश के विदेशी कोट पर लग चुका था। लाओ इधर दीदी, इंदु ने खिसियाकर अपने 10वें पुत्र को खिड़की से बाहर खींच लिया। माँ की गोद में आते ही वो उद्यमी बछड़े की भांति साड़ी खींच खींच कर ऐसी निर्लज्ज याचना करने लगा कि तरुणी माँ सकुचा गई। रुक जा भागे, पिलाती हूँ अभी। पर वो आंचल खींच कर शैतान बच्चे को इधर ढांपती तो वो दोनों पैरों से साइकिल चलाकर उधर का आवरण गिरा देता। अनाड़ी माँ को बार बार परेशान करता। वो आनंद से अमृत की घूंट घुटक रहा था। ये इडियट, सब दिख रहा है, ठीक से ढांक, बिंदु की छोटी बहन को फुसफुसाकर डांटा। इंदु के पति ने सुन लिया, हंसकर बोला, क्यों रे नोटी बॉय, मम्मी को क्यों परेशान कर रहा है बदमाश। भगिनी पति की ओछी हरकतों से बिंदु का खून खोल रहा था। जब से गाड़ी रुकी वो निरंतर अपनी नथनों की दुनाली से न जाने कैसे बारूद निकाल निकाल गोलियां बरसाता हवा में छिड़का रहा था। फिल्दीपिंग, बड़ा प्यारा बच्चा है, देवेश ने कहा। सचमुच ही मोम का पुतला था इंदु का पुत्र। उस पर चॉकलेट चर्चित चंद्रमुख और भी प्यारा लग रहा था। क्या नाम रखा है इसका, बिंदु ने जानबूझकर पहला प्रश्न बहन से पूछा। पर उत्तर देने से पहले बातूनी भगनी पति बढ़ाया, सुरेश बाबू। बड़े शैतान हैं सुरेश चंद्र जोशी, बहुत बदमाश हैं, बहुत। होनहार पुत्र की शैतानी की महत्ता व्यक्त करने उसने जानबूझकर बहुत की मीड़ सी खींच दी। क्या देख रही है तू इंदुली, बिंदु ने हंसकर पूछा। उसकी बहन उसे एकटक निहार रही थी। तुम्हारा कोट नांदी गजब का है, कहाँ सिलवाया। इन्होंने मुझे भी सिलवा दिया एक, पर नैनीताल के दर्जी तो सीजन में कपड़े का सत्यानाश करके रख देते हैं, बिगाड़ कर धर दिया। अरे तुझे पसंद है, ये तो मैं पिछली बार अमेरिका से लाई थी, ले तू रख ले। मैं तो इसी जून में फिर अमेरिका जा रही हूँ, बनवा लूँगी। इंदु ने सचमुच कोट खोल दिया। नहीं नहीं, इंदुली सकुचाकर कोट लौटाने लगी। ले लो ना, इतने प्यार से दे रही है। इंदुली के पति ने हंसकर फिर माए नथुने में पूरी उंगली घुसेड़ दी। आफ्टर ऑल सी इज़ योर सिस्टर। उसने फिर एक सा की कटार मारी और कोट थाम लिया। गाड़ी ने सीटी दे दी थी। कोट की सिल्क लाइनिंग में डूबी इंदुली खिड़की के साथ चल रही बहन और गतिमान ट्रेन को भी भूल गई। टाटा करो सुरेश बाबू, टाटा। उसका पति ज़बरदस्ती पुत्र का हाथ हिला रहा था। चिट्ठी लिखना, अच्छा। एक साधारण सा कोट पाकर भी प्रसन्न छोटी बहन को देख बिंदु का जी भर आया। ब्लाउज से झांकती इंदुली की मैल से पीली सस्ते ब्रेजियर की डोर को उसने देख लिया था। उसकी एक एक ब्रेजियर $6 की थी। कैसी सुंदरी बहन थी उसकी, और बाबूजी ने कैसी जंगली को ब्याह दी थी। पर अपने सुखी संसार और पति पुत्र में डूबी इंदुली की आंखों में कैसी तृप्ति थी। गाड़ी की तेज़ गति से बिंदु पिछड़ गई। बार बार यात्रियों के सामने उसे नंगी करने के अपराध में सुरेश बाबू को एक चाटा जड़ वो पिता की गोद में पटके जाते बिंदु ने देख लिया था। अभागे, ऐसे हीरे को भला कोई फूल की छड़ी से भी छूता है। काश ऐसा गोल गदबदा बालक उसकी गोद में होता। कैसी गद बना रखी है फूहड़ इंदुली ने। नन्ही नन्ही प्लेटें उभार कर स्मोक किए बपतिस्मा से के एड़ी तक ढकने वाले सफ़ेद फ्रॉक सिलती, उसके लिए सफ़ेद कुकर मुत्ता की छत्ते सी झालरदार बैनेट। क्यों जी, दूसरी गाड़ी से कोई दूसरी बहन आ रही है क्या, पति ने कहा तो वो खिसिया कर मुड़ गई। तुम्हारी भगनी पति तो एकदम जंगलूस हैं यार, पर योर सिस्टर इज़ क्वाइट ए माउथफुल, देवेश ने अपनी आनंदी लटके में कहा। छी, ना जाने क्या बकते रहते हैं आप तो। दोनों घर पहुंचे और रात के खाने का समय आया तो बिंदु के गले के नीचे एक गुस्सा भी नहीं उतर पाया। वो स्वयं अपनी मूर्खता खूब समझ रही थी। जो छोटी बहन अपनी गृहस्थी के आनंद उत्सव में रंगरेलियाँ मना रही थी, उसके लिए वो भला क्यों मातम मनाए। पत्नी के गुमसुम व्यवहार को देख देवेश समझ गया कि आज वो कतई मैत्री के मूड में नहीं है। एक बार उसने बड़े लाड से पाश में लेटी बिंदु के उदास चेहरे से अपना चेहरा सटाया, फिर करवट बदल कर लेट गया। थोड़ी देर में खर्राटे लेने लग गया। बिंदु की आंखों से नींद उड़ गई थी। कभी देखती अम्मा का उदास चेहरा, क्या सुख देखा बेचारी ने। कृपण बाबूजी ने कभी धेला भी नहीं दिया उसके हाथ में।
बड़ी दी, मजदी दी और सजली दी अपनी ससुरालों से आती तो अम्मा बेचारी न जाने कहाँ कहाँ से टांग तूंग कर उनकी विदा का सामान जुटाती। हर त्योहार में बहनें अपनी ससुराल के लिए लूट खसोट की सामग्री जुटाने आधमकती। कभी हरेला, कभी दशहरा, कभी रक्षाबंधन। कुंवारी 2 छोटी बहनें इंदु और बिंदु भुनभुनाती रहती। क्या जानती नहीं थी कि अम्मा के पास कुछ भी नहीं धरा है। बिंदु की अंग्रेज़ी की शिक्षा उसके जीभ पर ताला डाल देती, पर मुखरा इंदु चट चट चांटे से धर देती। ए दीदी, तुम लोग अम्मा के तन की धोती भी खुलवा लोगे क्या? इधर उधर ब्याह में मिली अपनी साल भर की सहेजी धोतियों की संपत्ति को अम्मा अमानुष और दर्द से लौटा देती। चुप कर मोजली अम्मा उसे डांट देती। उन सुंदर रंडियों का साया पड़ा है इस पर, तभी जबान लड़ाती है। अम्मा जब इंदू के जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी, सामने के मकान में लखनऊ से 7 वेश्याओं की मंडली अपनी परम सुंदरी सखी लक्खी जान को लेकर हवा बदलने के लिए आई थी। लक्खी को असाध्य क्षय रोग हो गया था और उन दिनों क्षय रोगी के एकमात्र औषधि भवाली के देवदार वृक्षों की ठड्डी बयार थी। लक्खी उन मधुमक्खियों के छत्ते की रानी थी। निरंतर 7 माह तक अम्मा उठते बैठते उन्हें देखती रहती। क्या रंग था उन अंगूरी बेगमों का और गंधर्व किन्नरियों का सा रूप। इसी से उनकी ही छाया इंदुली पर भी उतर आई। कहते हैं गर्भावस्था में जैसा रूप देखो वैसा ही बालक में भी उतर आता है। भगवान उनका स्वभाव मत देना इसे। भोली अम्मा आकाश के अदृश्य देवता के ऊपर देखकर हाथ जोड़ती। वाह वाह सासू जी, तभी तो हमारी लाल बेगम को उठाकर मुंह में धरने को मन करता है। बड़े जीजा जी एक आंख मीचकर बालिका इंदुली की ओर दोनों बाहें फैला देती। फिर वो भूतनी उन्हें नोच नाच कर ही रख देती। एक एक घटना बिंदु को घुटनियाँ हिला रही थी। जैसे बचपन में खूब गोल गोल घूमकर धप्प से बैठने का दिमाग बनाने लगता है, ठीक वैसे ही माथा घूम रहा था। ट्यूमर हो गया है अम्मा को, इंदुली कह रही थी। कभी कभी तो रक्त कुंडन में ही पड़ी रहती हैं। बड़े जीजा को असाध्य बीमारी भी बेचारे के लिए एक बहुत बड़ी मानसिक कष्ट रहा होगा। सबको हंसाने और दिन रात हंसने वाले आनंद स्नेही बड़े जीजा अम्मा के लाडले दामाद थे। हाय उनके सुंदर काठी के ऊंचे अगले सुदर्शन जीजा पर सचमुच ये पंग होकर कुर्सी पे गो करते होंगे। रामलीला में 10-10 सजे धजे मुंडों का मुखौटा लगाकर रावण बनते थे जीजा। और कभी कभी आधी रात को रामलीला समाप्त होने पर स्त्रियों की भीड़ में अपनी दोनों सुंदरी सालियों का पहचान जोगी वेश में रावण सजे जीजा भिक्षा का खप्पर तान सुरीले स्वर में चौपाइयाँ गाने दोनों को गोदी में उठा के नाचने लगते। जनता उनके स्वाभाविक अभिनय के इस रसीले लटके को देख हंस कर लोटपोट हो जाती थी। आज बार बार लक्ष्मण रेखा के बाहर आने का अनुरोध करते उस रावण का सुरीला कंठ स्वर उसके स्मृतियों के घेरे से बाहर खींच रहा था। दिल की प्यारी बेचैन करवटें ले रही थी। कहीं किसी का बच्चा कुनमुनाया, पर बच्चा भला किसका होगा। दूसरे फ्लैट में रहते थे विधुर रिटायर्ड मेजर नेगी। तीसरे में थी डॉक्टर हाबूवाला, बुढ़िया डॉक्टरनी थी, अकेली ही रहती थी। बच्चा फिर रोया। वो उठी, ड्रेसिंग गाउन डाल द्वार खोला तो ठिठक कर रह गए। एक ऊंचे पहिए वाली चमकीली बाबा गाड़ी में अपने गुलाबी कंबल को पदप्रहा से दूर ढकेलता एक नन्हा सा राजकुमार शिशु कुनमुना रहा था। उसे जैसा ही सफ़ेद लेस लगा एड़ी तक बपस्पा लबादा पहनाया गया था जो बिंदु अपने काल्पनिक शिशु को दिन रात पहनाती रहती थी। उसने लपक कर बच्चे को गोद में उठा लिया। हाय कितना प्यारा बच्चा है, इतनी सुबह सुबह कौन रख गया ऐसे यहाँ। उसे गोद में लिए वो लॉन में उतर गई। पूरी सड़क सूनी थी। हे भगवान, क्या उसका सपना सचमुच फलीभूत होने जा रहा है। कुछ दिन पहले उसने ठीक ऐसे ही सपना देखा था। ऐसे ही गुलाबी कंबल में लिपटा एक सुंदर शिशु सूप में लिटाकर कोई उसके द्वार पर रख गया है। वो झुककर गोदी में उठाने लगी कि नींद टूट गई। कहीं किसी की आया तो गाड़ी यहाँ रखकर इधर उधर नहीं चली गई है। पर सड़क तो दूर दूर तक खाली नजर आ रही थी। तो कोई जानबूझकर ही छोड़ गया होगा क्या। पर ऐसे सुंदर कपड़े, गाड़ी और फिर छोड़ना ही होता तो पाला पोसा 3-4 माह का शिशु कौन छोड़ता। वो उसे गालों से लगाए भीतर गई तो देवेश बेखबर सो रहा था। उसकी नींद ऐसी थी कि बच्चा तो क्या, बंगाल टाइगर भी उसके सिरहाने गरजता तब भी वो शायद सोता ही रहता। उसने धीरे से गोद की अनमोल पोटली को पति की देह से सटाकर सुला दिया और झंझोड़ कर बोली, आँख खोलिए, देखिए कौन आया है। देवेश हड़बड़ा कर उठ बैठा। अरे फिर तुम्हारी कोई बहन आ गई क्या। ये हजरत कौन है। तुम्हें अपना सूप वाला सपना सुनाया था ना मैंने, बस वही आप सपना सच होने जा रहा है क्या। देवेश झुंझला उठा। तुम साली औरतों को यही आदत हमें ना पसंद है। खोलकर साफ बात कभी नहीं कहोगी। किसका बच्चा है ये। आदमी का। बिंदु ने बड़े चुलबुलेपन से पहले पति के पास में लेटे नन्हे आकर्षक नवागंतुक को चूमा, फिर पति के कंधे पर सिर रख दिया। ईश्वर ने मेरी गोद भर दी।
कहा बड़ा होगा तो तुझे दून स्कूल में पढ़ने भेजेंगे। दून? हाँ बेटे। दून क्या, मून भेजो ससुर को। पर कौन छोड़ गया इसे, चलो थाने में फ़ोन कर दे। अजी मूर्ख हैं आप, कोई चोरी की है बेचारी नन्ही सी जान है जो आप उसकी एक रपट लिखाएंगे? क्यों, है ना मेरे बजर बट्टू, देख तेरे डैडी तुझे थाने भिजवा रहे हैं। क्या पागलपन कर रही हो, न जाने किसका बच्चा है, किसी का क्यों ना हो, अब ये हमारा है, 100% हमारा। मुझे तो ये कोई एंग्लो इंडियन लग रहा है। हाय, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्रश्न के साथ एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व की लंबी गोरी पासी महिला ने इस तीव्रता से कमरे में प्रवेश किया कि नाइट सूट का पैजामा पहले अर्धनग्न देवेश ड्रेसिंग गाउन भी नहीं डाल सका। बिंदु बका गई। इस दुष्ट ने आपको परेशान तो नहीं किया? क्षमा कीजिएगा, कहे उसने सधे हाथों से बच्चे को गोद में उठा लिया। माँ का स्पर्श पाते ही बच्चा किलकने लगा। वो माँ की छाती से लगा टुकुर टुकुर लाल पर्दे देख रहा था। मैं डॉक्टर झाबूवाला की बहन हूँ। कल ही हम मुंबई से आए हैं। मेरे पति सो रहे थे, इसी से मैं इसे सुबह सुबह टहलाने निकली। आपके बंगले के पास पहुंची तो अचानक याद आया कि हीरे की अंगूठी गुसलखाने में छोड़ आई हूँ। ये बाबा गाड़ी में सो रहा था, आपका सुंदर एक आध बंगला देखा तो बाबा गाड़ी यहाँ टिका दी और भागी अंगूठी लेने। ये तीसरा बंगला मेरी बहन का है। सोचा ये सोता रहेगा और चुपचाप गाड़ी खिसका कर ले जाऊंगी, पर आई एम सो सॉरी, इस डाकू ने आपकी नींद को भी डिस्टर्ब किया। क्यों रे सुरेश, अंकल आंटी को जगा दिया? ओह, तो ये भी सुरेश था। धन्यवाद बहन, क्षमा करना। वो बच्चे को लेकर जाने लगे। अंगूठी तो मिल गई ना? देवेश ने ही पूछा। ओह थैंक्स, अंगूठी तो मिल गई। आंटी से टाटा कहो बाबा। और दूसरा बाबा भी आंटी को छोड़ गया। उसे पहुंचाकर बिंदु लौटी तो देवेश भुनभुना रहा था। मारो गोली तुम्हारे इन सुरेश बाबुओं को। एक हजरत चॉकलेट का ठप्पा लगाकर हमारे नया कोट चौपट कर गए, और दूसरे सुरेश बाबू ये देखो, कहकर उसने अपना कीमती विदेशी रंग उठाकर दिखाया। थोड़ी देर के लिए आया नन्हा पाहुना अपनी क्षणिक उपस्थिति का एक बड़ा सा गीला स्मृति चिन्ह छोड़ गया था, जो देवेश के रंग में दक्षिणी अफ्रीका के नक्शे के आकार में उभर आया था। अब हम इसे नहीं ओढ़ेंगे, देवेश ने भुनभुनाकर रग दूर पटक दिया और करवट बदलकर सो गया। बिंदु ने बड़ी ममता से रग को उठा लिया। हैंगर पर 2 नन्ही हथेलियों का चॉकलेट से ठप्पा लगा, दूसरा स्मृति चिन्ह झूल रहा था। बिंदु नहीं भुनभुना सकी। उसके तो जी में आ रहा था ये उन दोनों स्मृति चिन्हों को सुनहरे चौखट में मढ़कर अपने जीवन में रिक्त कक्ष में टांग दे और दिन रात निहारती रहे। नमस्कार, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा सुनो कहानी के लिए। नमस्कार।